हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा विश यू वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ स्टडी अल्फा। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पहले चैप्टर का पहला लेक्चर चैनल के ऊपर अपलोड है, सो प्लीज जाकर के उसमें देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अलावा पढ़ने जा रहे हैं आज हम मेगास्पोरोजेनेसिस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस पर डील करेंगे जो एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिशन लेवल के भी बन जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद अ फ्लावर स्ट्रक्चर हैविंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जो इस फ्लावर के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, इस फ्लावर के अंदर जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा ये सेंटर में दिखाया गया है। इट मींस यदि मैं इस फ्लावर के अंदर बोलता हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं गाइनोशियम, जिसको हम बोल रहे हैं कार्पेल, जिसको हम बोल रहे हैं पिस्टल, यदि इस फ्लावर के अंदर सबसे बाहर से अंदर की तरफ ये फोर्थ होल्ड है, तो आप बता सकते हैं कि फ्लावर कैसा होगा। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूं कि फोर्थ होल्ड कब कहा जाएगा, थर्ड होल्ड कब कहा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे हम इसमें कि यदि ये फोर्थ होल्ड है, इस फ्लावर का फोर्थ होल्ड है, अंदर की तरफ इनर मोस्ट फोर्थ होल्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में फ्लावर जरूर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन पे तभी आएगा जब पहली पोजीशन पे सेपल, दूसरी पे पेटल, तीसरी पर एंड्रोशियम और चौथी पोजीशन पर गाइनोशियम जाएगा। गाइनोशियम फोर्थ पोजीशन में तभी आता है जब फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो। इन केस यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, पिस्टिलेट है, तो ऐसी सिचुएशन में जो गाइनोशियम होगा वो फ्लावर होल्ड की थर्ड पोजीशन पे होता है। एग्री? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम फ्लावर का फोर्थ या लास्ट होल्ड होता है फ्लावर अपेंडेज का। इसको कार्पेल या पिस्टिल भी कहा जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले गाइनोशियम, कार्पेल, पिस्टिल के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द रिसेप्टिव पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। इसके अलावा एक सोलन बेस होता है जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, दैट इज रिसेप्टिव, जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन को। बात करते हैं नीचे, यदि इसके नीचे की तरफ तले मतलब बेस की तरफ जाएं, तली की तरफ जाएं, तो इसका बेस सोलन होता है। सोलन बेस मतलब फूला हुआ इसका बेस होता है, आधार होता है। और इस सोलन बेस को हम बोलते हैं यहां पर ओवरी। सोलन बेस, ओवरी और रिसेप्टिव पार्ट स्टिग्मा को कनेक्ट करने वाली ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिस कनेक्टिंग पार्ट ट्यूब को हम बोल रहे हैं बेटा स्टाइल। क्या बोल रहे हैं इसको? स्टाइल बोल रहे हैं। यहां पर कहा गया है कि कार्पल के अंदर ये 3 पार्ट होंगे बेटा। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा क्या है? रिसेप्टिव पार्ट। स्टाइल क्या है? कनेक्टिंग पार्ट। एंड ओवरी इज द सोलन बेस। ओवरी सोलन बेस होती है और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? इसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ओव्यूल का प्रेजेंट होना ही ओवरी को सोलन फूला कैसे कर देता है? फूला हुआ बना देता है। एग्री? चले हमने क्या समझा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 कंपोनेंट हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ओवरी, जिसको हम बोल रहे हैं बेसल सोलन पार्ट ऑफ कार्पेल, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। हालांकि इस डायग्राम के अंदर हमने एक ओव्यूल बनाया है ताकि चीजें ज्यादा क्लैरिफाइड विजन में हमको समझ में आ जाए। ठीक है, यदि आपको ये डायग्राम पसंद आ रहा है, और डायग्राम मिलेगा भी कहां भाई? ऐसा डायग्राम कहां मिलेगा? सिर्फ मिलेगा कहां? स्टडी अल्फा पर। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक बेहतर विजुअलाइजेशन की कोशिश, इस इंटेंशन से, ये कोशिश हमारी होती है कि बेहतरीन आपको विजुअलाइजेशन दे सके। और इसी कोशिश में ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई गई होती हैं, बहुत प्यारी स्लाइड्स आपके लिए बनाई गई होती हैं, और ये आपके लिए ही हैं। करना क्या है? आपके पास ये स्लाइड्स सभी होंगी। आपको करना क्या है? टेलीग्राम, स्टडी अल्फा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कुछ बड़ा नहीं करना, प्ले स्टोर से टेलीग्राम के ऐप को इंस्टॉल करिए। टेलीग्राम के ऐप को इंस्टॉल करने के बाद स्टडी अल्फा को सर्च करिए और उसके बन जाइए मेंबर, सो दैट आपको मिल जाए रोजाना की क्लास की पीडीएफ, जिनमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल एनोटेशन के साथ। जो भी हम इसमें अमेंडमेंट करते हैं वो सभी अमेंडमेंट के साथ आपको ये सारे के सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बेटा। ओवरी के बारे में क्या बताया? सोलन पार्ट होता है कार्पेल का, जिसके अंदर एक से ज्यादा या एक ओव्यूल होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी? स्टिग्मा की। तो ये रिसेप्टिव स्पॉट होता है जो रिसीव करता है बेटा पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, परागीकरण बोलते हैं इसको। तो परागकण जब एक जगह से मतलब एंथर से कहां? स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में पॉलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद स्टिग्मा के ऊपर ही रिसीव होता है, स्टिग्मा के ऊपर ही लैंड करता है। अब चाहे वो स्टिग्मा उसी फ्लावर के स्पीशीज, मतलब उसी स्पीशीज के फ्लावर की हो या किसी दूसरे स्पीशीज के फ्लावर की हो, ट्रांसफर पॉलिनेशन इस बात की गारंटी नहीं देता कि वाकई में एक पॉलन ग्रेन अपनी ही प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है बेटा स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। तो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने वाले इस ट्यूबुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइनोशियम। जिस गाइनोशियम को बोल रहे हैं कार्पेल, या फिर हम बोल रहे हैं क्या, पिस्टल। तो मैंने आपको इस नोटेशन में भी सारी चीजें लिखवाई हैं कि कार्पेल के अलावा इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम पिस्टल भी कह देते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि इस डायग्राम के अंदर जिस गाइनोशियम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो डायग्राम के अंदर आपको विजिबल है और डायग्राम आपको पसंद आया। ठीक है, चलिए सो इसी इंटेंशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक यूनिक प्रोसेस होने जा रही है जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होती है मेगास्पोरोजेनेसिस? नाम से समझ बेटा, जब भी हम जेनेसिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जेनेसिस शब्द का मतलब होता है जनरेट होना। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का जनरेट होना, oogenesis, एग्स का या ओवम का जनरेट होना, गेमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का जनरेट होना। इन द सेम मैनर दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोर का जनरेट होना, मेगास्पोर का बनना क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं सो दैट यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल डायग्राम। सो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन और द फॉर्मेशन और द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं मेगास्पोर्स? मेगास्पोर वही बॉडी होती है जिसकी वजह से ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है। सो ओव्यूल बनता है किससे? मेगास्पोर से। चले सो बात करते हैं बेटा मेगास्पोर बनता कैसे है। ठीक है, डायग्राम में आपको साइड में डायग्राम भी दिखाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि बेटा ये ध्यान रखनी है, सेल्स का नाम, लेबलिंग आपको सेल की सभी पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है नीट के अंदर भी, साथ ही साथ क्वेश्चन बन जाता है एकेडमिक्स मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, चलिए सो बात करते हैं बेटा। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन शुरू होता है, या फिर बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। बेटा हम इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं एमएमसी। इसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? एमएमसी। लेकिन मेरा ध्यान रखेंगे एमएमसी बोलना अपने आप में मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी है, एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल भी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एमएमसी अपने आप में हमारे लिए मिसलीड हो जाए, इससे पहले हम एमएमसी के बारे में कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या कहीं क्वेश्चन में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो एमएमसी में एम की स्पेलिंग को माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर जस्टिफाई कर रही हो? तो हमें एविडेंस ढूंढने पड़ जाता है। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में पीएमसी भी कही जाती है क्योंकि वो पॉलन मदर सेल है। ठीक है, सो यहां पर क्या होती है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर का मतलब होता है बड़ा स्पोर बनता है। ठीक है, सो कंपैरेटिवली पॉलन ग्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है, दैट्स व्हाई इसको मेगास्पोर कहा जाता है। ठीक है, चलिए सो सबसे पहले क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है बेटा जिसको बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। एक सिंगल सेल बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल, आर्चीस्पोरियम। ये डिफरेंशिएट मींस डिवाइड होती है और अपने आप को इन द डिवाइड करती है। न्यूसेलस की ही एक सेल होती है और ये अपने आप को डिवाइड करके डायरेक्टली कभी कभी क्या बना लेती है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है, मींस एमएमसी बना लेती है कभी कभी डायरेक्ट। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर ये जो सेल होती है बेटा, कौन सी? आर्चीस्पोरियल सेल। लेट्स सपोज दिस इज द आर्चीस्पोरियल सेल। तो ये आर्चीस्पोरियल सेल कभी कभी क्या कर लेती है बच्चे, ये कभी कभी पेरिक्लिनल डिवीजन करके, आर्चीस्पोरियल सेल पेरिक्लिनल डिवीजन करके दो सेल बना लेती है। लेट्स सपोज दीज आर द टू सेल्स, मैं यहां पे बना देता हूं। सो पहली सेल होती है पैराइटल सेल। क्या बना लेती है बेटा? पैराइटल सेल। और दूसरी सेल क्या बना लेती है? दूसरी सेल का नाम होता है बच्चे स्पोरोजिनस सेल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है या ऐसा हो सकता है कि जो आर्चीस्पोरियल सेल है ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? डायरेक्टली क्या बना ले? डायरेक्टली ये बना ले स्पोरोजिनस सेल। डायरेक्टली क्या बना ले? स्पोरोजिनस सेल ये बना ले। इसका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो ये क्या कर सकती है, या तो ये आर्चीस्पोरियल सेल अपने आप को पेरिक्लिनल डिवीजन से डिवाइड करके पैराइटल सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेंगी पैराइटल सेल, और क्या स्पोरोजिनस सेल में डिवाइड कर सकती है। या फिर ये डायरेक्टली किसकी तरह बिहेव कर सकती है, किसकी तरह फंक्शन कर सकती है? किसकी तरह? स्पोरोजिनस सेल की तरह। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है इसी में ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा बच्चे। और माइटोसिस डिवीजन से अब देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, मैं इसको डायग्राम को ना कंबाइन कर देता हूं। ठीक है बच्चे, सो दैट आपको चीजें ज्यादा क्लैरिफाइड हो जाएं। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये डिवाइड होती हैं एंड दे मेक्स मेगास्पोर मदर सेल। एंड द डिवीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल इफ प्रेजेंट, यदि बोल रहे हैं कि डिवीजन होता है और मेगास्पोर मदर सेल बनती हैं, देन द डिवीजन इज माइटोसिस। डिवीजन कौन सा होता है बेटा? डिवीजन होता है माइटोसिस। ठीक है,
अभी जो मेगास्पोर मदर सेल होती है बेटा, इसकी ध्यान रखेंगे, इसकी प्लॉइडी क्या होती है? इसकी प्लॉइडी होती है 2n। इट मींस 2n जब किसी सेल की प्लॉइडी होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम उस सेल को डिप्लॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिप्लॉइड। कैसी सेल है बच्चे? ये सेल है डिप्लॉइड। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में होता है बच्चे क्या? इस मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। आपने कक्षा 11वीं के अंदर, क्लास 11th के अंदर पढ़ा है दैट मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस, एट द एंड ऑफ मियोसिस वी हैव 4 हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस हमेशा एक डिप्लॉइड सेल में ही होता है, जबकि माइटोसिस किसी भी सेल में हो सकता है। इट मे अकर इन डिप्लॉइड सेल और इट मे अकर इन हैप्लॉइड सेल। माइटोसिस दोनों में से किसी में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस स्पेशली डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है, क्योंकि मियोसिस अपने आप में एक रिडक्शनल डिवीजन है, और रिडक्शनल डिवीजन उसी सेल में हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी क्रोमोसोम का पेयर्ड फॉर्म हो। तो मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद बेटा यहां पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, सो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है बेटा, 4 हैप्लॉइड सेल। जिन 4 हैप्लॉइड सेल को ही हम क्या बोल रहे हैं? 4 हैप्लॉइड सेल को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इन्हीं को हम बोल रहे हैं मेगास्पोर। याद रखेंगे? याद करना कौन सी बड़ी बात है? नाम से समझ में आ रहा है बेटा, मदर सेल मतलब मदर है ये किसकी? मेगास्पोर की। तो जाहिर सी बात है इससे जन्म लेने वाली सेल का नाम क्या हो गया? मेगास्पोर। देखिए कितना आसान है याद करना। सो ये मेगास्पोर है और ये हैप्लॉइड है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या मैं इनकी प्लॉइडी एन रख सकता हूं? यस और नो? क्या मैं इनकी प्लॉइडी एन रख सकता हूं? ऑफ कोर्स एन रख सकते हैं इसकी प्लॉइडी को। अब इन 4 में से लेट सपोज बेटा ये 4 मैंने मेगास्पोर बनाए, ध्यान से समझेंगे, ये 4 मेगास्पोर मैंने बनाए, तो इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। सो लेट्स से मैं अगले डायग्राम के अंदर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि एक मेगास्पोर ये रही, दूसरी मेगास्पोर ये रही, तीसरी मेगास्पोर ये रही, सिर्फ चौथी मेगास्पोर ही यहां पर बच गई। इसका मतलब कितनी मेगास्पोर डीजनरेट होगी बेटा? यहां पर डीजनरेट हो गई कितनी? यहां पर हम बोल सकते हैं कितनी मेगास्पोर डीजनरेट हो गई? यहां पर होगी बेटा लगभग 3 मेगास्पोर क्या हो गई? डीजनरेट हो गई। ठीक है, 3 मेगास्पोर क्या हो गई? डीजनरेट हो गई यहां पर। तो ऐसी सिचुएशन बेटा ध्यान रखेंगे, 3 सेल्स डीजनरेट। ठीक है भाई, डीजनरेट। तो ऐसी सिचुएशन बेटा इस वजह से मेगास्पोर का ये डेवलपमेंट कैसा कहा जाता है बच्चे? मेगास्पोर का ये डेवलपमेंट कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाई वी आर सेइंग इट एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? क्योंकि 4 में से डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ किसी एक को ही मैच्योरिटी की तरफ ले जाएगा। मोनोस्पोरिक का मतलब एक ही स्पोर का डेवलपमेंट यहां पर पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इस वजह से हम इस डेवलपमेंट को क्या कह रहे हैं? हम इस डेवलपमेंट को बोल रहे हैं मेगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम इसको कह रहे हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है, पूछा जाएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को नहीं कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहा गया है? Why we are saying that megasporogenesis is monosporic development? Because इनमें बनने वाली 4 हैप्लॉइड सेल में से 3 हैप्लॉइड सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं और एक हैप्लॉइड सेल ही डेवलप हो पाती है इनटू अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या ऐसा माइक्रोगैमेटोसाइट में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में नहीं था? बेशक नहीं था। वहां पर चारों हैप्लॉइड सेल अपने आप में विएबल होती हैं और वो एक विएबल पॉलन ग्रेन बनती हैं, लेकिन यहां पे 4 में से 3 डीजनरेट हो जाती हैं। दैट्स व्हाई ये डेवलपमेंट कैसा हो जाता है? मोनोस्पोरिक हो जाता है। अब बात करते हैं इस एक सेल की, तो इस एक सेल की प्लॉइडी आप जानते हैं कैसी होगी बेटा? इस एक सेल की प्लॉइडी n होगी, क्योंकि मियोसिस का प्रोडक्ट है, n होगी। तो बेटा अब इसके अंदर क्या होगा? अब ध्यान से देखेंगे, अब इसके अंदर होता है कैरियोकाइनेसिस, लेकिन साइटोकाइनेसिस इसके अंदर नहीं होता। इट मीन सेल अपने आप को डिवाइड तो करेगी बट विद ओनली कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। इट मींस यहां पर हुआ क्या? यहां पर हुआ, अरे भैया पैनल इधर आ जाओ। कहां महोदय, कहां घूम रहे हैं आप? अच्छा यहां घूम रहे हैं, चलो इनको यहीं से ले लेते हैं। सो यहां पर होगा क्या बेटा? इसको हम बोल रहे हैं, मैं इसको M1 लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, माइटोसिस 1। और माइटोसिस 1 का रिजल्ट क्या हुआ? माइटोसिस 1 का रिजल्ट ये हुआ अल्टीमेटली कि इस एक सेल में न्यूक्लियस तो 2 बन गए। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए इसमें। अरे भैया 2 न्यूक्लियस बन जाओ। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए इसमें। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अल्टीमेटली इसमें कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। हमने क्या देखा इसमें?
ये दो न्यूक्लियस बन गए। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इट मींस न्यूक्लियर का डिवीजन तो हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, पहले हम इन बिंदुओं को हटा दें। अब इसके बाद होगा बेटा यहां पर क्या, यहां पर होगा सेकंड माइटोसिस। क्या होगा बेटा, यहां पर होगा माइटोसिस नंबर सेकंड, जिसमें फिर से यहां पर कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इसका मतलब ये दो सेल डेवलप होंगी किसमें, चार सेल, चार मतलब दो न्यूक्लियस डेवलप होंगे चार न्यूक्लियस में। लेकिन उससे पहले वापस आते हैं, उससे पहले क्या होगा ध्यान से समझेंगे। उससे पहले ये दोनों न्यूक्लियस पहुंच जाएंगे कहां, पोल की तरफ। सो बोथ ऑफ द न्यूक्लियस विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल। देखिए इस तरीके से पोल पे चले गए। ठीक है, तो सेंटर से दोनों न्यूक्लियस कहां चले गए बेटा, अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड कि सेंटर में मौजूद ये दो न्यूक्लियाई कहां चले जाएंगे, पोल्स पर चले जाएंगे। आफ्टर दिस अब क्या होगा, अब होगा यहां पर कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इसका मतलब बेटा ये आ गया हमारा मियोसिस सेकंड। क्या आ गया बेटा, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड का रिजल्ट ये होगा कि यहां पर जो सेल बनेगी उस सेल में दो न्यूक्लियस ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, दो न्यूक्लियस ऊपर की तरफ होंगे और दो न्यूक्लियस नीचे की तरफ होंगे। दो न्यूक्लियस ऊपर और दो न्यूक्लियस नीचे। आगे फिर से बेटा यहां पे क्या होगा, एक कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इट मींस यहां पर आ गया मियोसिस नंबर 3। क्या आ गया भैया, मियोसिस नंबर 3 आ गया। ठीक है, मियोसिस नंबर 3 आ गया है यहां पर। सो एक्चुअल में यहां पर एक हुआ मियोसिस, दिस वन, और 3 हुए माइटोसिस। एक मियोसिस 3 माइटोसिस। और फाइनली हमारे पास अब जो स्टेज आएगी, चलो मैं रेड में बना देता हूं। अब जो स्टेज आएगी बेटा उसमें 4 न्यूक्लियस ऊपर होंगे, 4 न्यूक्लियस नीचे होंगे, कुछ ऐसी स्टेज होगी, है ना। तो क्या हमने समझा, ध्यान समझिए। आर्किस्पोरियल सेल ने सॉरी आर्किस्पोरियल सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, क्या बनाया, बनाया स्पोरोजिनस सेल, पैराइटल सेल, या फिर डायरेक्ट इट कैन बिहेव एज अ स्पोरोजिनस सेल। Sporogenous cell give rise to MMC. These are megaspore mother cell. These megaspore mother cell undergo meiosis. Meiosis is the reductional division and makes 4 haploid megaspore, out of which 3 cells degenerate. 3 मेगास्पोर बेटा क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस डेवलपमेंट को क्या कहा गया, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसके बाद यहां पर इसमें फर्स्ट माइटोसिस होता है जिसका कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिसका परिणाम ये होगा कि इसके न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से एक के दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस पहुंच जाते हैं अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ। ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। अपोजिट पोल की तरफ जाने वाले ये न्यूक्लियस फिर से एक बार माइटोसिस करते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस करेंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं करेंगे। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट होगा कि दो न्यूक्लियस ऊपर बन जाएंगे और दो न्यूक्लियस नीचे बन जाएंगे। फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो 2 से ऊपर 4, नीचे 2 से 4, तो टोटल 4 न्यूक्लियाई ऊपर, 4 न्यूक्लियाई नीचे। इट मींस 4 न्यूक्लियाई अपने अपने पोल पर बन जाते हैं। अब इसके बाद एक और इवेंट होगा कि बेटा यहां पर पोल की तरफ सेंटर से कितने न्यूक्लियाई गए थे, आप बताएंगे 2। तो यही समय आ गया है उधार चुकता करने का, जिसमें एक न्यूक्लियस पोल से और एक न्यूक्लियस दूसरे पोल से कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा कहां पर, ये आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इस डायग्राम के अंदर चेंज क्या दिखाना है मेरा आपको, कि यहां पर यही वो सेल है जिसमें 3 न्यूक्लियस ऊपर रह गए। ठीक है, 3 न्यूक्लियस नीचे रह जाएंगे और 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाएंगे। तो बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया 3-2-3। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया बच्चे, 3-2-3 कॉन्फ़िगरेशन बन गया। और इस 3-2-3 कॉन्फ़िगरेशन में फाइनली क्या होगा, फाइनली अब होगा इसमें साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस होने की वजह से हर एक न्यूक्लियस अपने अपनी मात्रा में, या फिर बोल सकते हैं अनइक्वल अमाउंट में क्या कर लेगा, साइटोप्लाज्म को इकट्ठा कर लेगा और एक इंडिपेंडेंट सेल की तरह बिहेव करेगा। सो इंडिपेंडेंट सेल आपको फाइनल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें आपको 3 न्यूक्लियाई नीचे दिख रहे हैं, 2 बीच में दिख रहे हैं और 3 सबसे ऊपर दिख रहे हैं। ध्यान रखेंगे बेटा, इस स्टेज को कहा जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। न्यूक्लियस कौन कौन से, तो पीछे वाले डायग्राम के अंदर आपको बताया गया कि इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस बेटा, 3 ऊपर, 2 बीच में,
तीन सबसे नीचे, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये है 3+2+3 कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज 3+2+3 कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन 3 to 3 होता है। ठीक है, तीन ऊपर, दो बीच में और तीन सबसे नीचे। बेटा जो सेंटर में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, इनका नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम होता है इनका? पोलर न्यूक्लियाई। वहीं बात करें एक पोल की तरफ जो तीन सेल आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? एंटीपोडल सेल। वहीं इसके अपोजिट में जो तीन सेल बेटा, उन तीन में से एक एग सेल और दो सिनर्जिड सेल क्या कही जाती है? दो सिनर्जिड सेल और एक एग सेल। इन्हीं सिनर्जिड सेल के साथ क्या प्रेजेंट होता है? एक फिलिफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एक फिलिफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। एक्चुअली में पॉलन ट्यूब लेके आती है मेल गैमीट, और उस मेल गैमीट की तकदीर में होता है क्या कि उसको फ्यूज होना है एग के साथ। तो एग के साथ फ्यूज होने के लिए उस पॉलन ट्यूब की एंट्री इस वाली जगह से होनी चाहिए। कौन सी जगह से होनी चाहिए? माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट जो सिनर्जिड सेल हैं, उनके पास मौजूद फिलिफॉर्म अपैरेटस देता है केमिकल सिग्नल कि भाई पॉलन ट्यूब आपको इस तरफ आना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिस केमिकल सिग्नल के रिस्पॉन्स में पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है? ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, थोड़ी सी साइड वाइज नॉलेज लेके चलते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से हो। यदि ऐसा होता है तो ऐसी पॉलन ट्यूब की एंट्री को हम पोरोगैमी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेलेजल एंड से एंटर कर जाती है। यदि पॉलन ट्यूब चेलेजल एंड से एंटर कर जाए तो इस सिचुएशन को हम चेलेजोगैमी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा क्योंकि इस ओव्यूल के चारों तरफ यहां पे बेटा इंटेगुमेंट्स होते हैं, यहां पर क्या होते हैं? इंटेगुमेंट्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटेगुमेंट के जरिए ही पॉलन ट्यूब की एंट्री हो जाती है। इस तरीके की पॉलन एंट्री को हम मीजोगैमी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीजोगैमी। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई थोड़ी सी एडवांस नॉलेज की, है ना। तो स्टडी अल्फा के सभी स्टूडेंट हैं तो भैया ये डिजर्व तो करते हैं कि सभी के पास कुछ साइड वाइज नॉलेज जरूर होगी। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के अलावा भी हमें कुछ पता है। ठीक है, ये आगे सिद्ध करेंगे सभी स्टडी अल्फा के स्टूडेंट्स। तो बेटा यहां पर क्या बना? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। यदि मैं आपको सभी 7 सेल का अकाउंट दूं तो बेटा यहां पर क्या होता है? बेटा ध्यान समझेंगे, दो होती हैं सिनर्जिड सेल। दो क्या बेटा? दो सिनर्जिड सेल। 7 सेल का अकाउंट दे रहा हूं। इसके अलावा 3 होती हैं एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल। ठीक है, 3 क्या होते हैं बेटा? एंटीपोडल सेल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 होते हैं, सॉरी 2 नहीं, एक होती है एग सेल। एक होती है बेटा क्या? एग सेल। एक होती है एग सेल। ठीक है, सो 3 2 5 और 6 बेटा एक होती है सेंट्रल सेल। एक क्या होती है भाई? एक होती है हमारे पास सेंट्रल सेल। देखते हैं कहां होती है सेंट्रल सेल। ठीक है, वेर इज सेंट्रल सेल प्रेजेंट ओवर देयर हियर, है ना। चलो, इसके अलावा बेटा मैं बात करूं यदि 8 न्यूक्लियस की, तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज में देखो, 2 न्यूक्लियस तो इसी के हो गए, 2 किसके हो गए? सिनर्जिड सेल के। 3 हो गए किसके? एंटीपोडल सेल के। एक हो गया बेटा एग सेल का, और एक सेंट्रल सेल जो होती है उसमें तो 2 पोलर न्यूक्लियाई इसमें ही है। सेंट्रल सेल के ही न्यूक्लियाई हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर हम टोटल करें तो सेल हो गई 3 और 2 5 और 6 और 1 7, तो 7 सेल हो गई। और 3 2 5 और 1 6 2 8, तो 8 न्यूक्लियाई हो गए। 8 न्यूक्लियाई हो गए और 7 सेल हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से हमने जस्टिफाई किया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज को। ध्यान रखें कि आपसे ये डायग्राम ना बोल करके भाई आपको एक ओव्यूल डायग्राम बनाना है, आपसे ये भी बोल दिया जा सकता है ड्रॉ ए नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, तब सिर मत खो जाने लगना कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट क्या है। बेटा ये मैच्योर ओव्यूल के बारे में आपसे पूछा गया है। मैच्योर ओव्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3 to 3 है, जिसमें 3 to 3 का मतलब न्यूक्लियस है और इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं सेंट्रल सेल में। तो ध्यान रखिए बेटा, ये जो सेल आपको दिख रही है, जो येलो पोर्शन में सेल दिख रही है, दिस येलो पोर्शन की जो सेल आपको आप देख पा रहे हैं, जिस येलो पोर्शन की सेल को आप देख पा रहे हैं, ये होती है सेंट्रल सेल, जिसके न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई हैं। इसके ऊपर 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। इस तरीके से टोटल सेल की संख्या तो 7 हो जाती है, वहीं न्यूक्लियाई की संख्या 8 हो जाती है। सहमत है सभी इस बात से? सभी को गैमेटोजेनेसिस, कौन सा गैमेटोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस सभी को समझ में आया है? ठीक है, इस बात की सभी सहमति यहां पर जाहिर करेंगे सेशन को लाइक करके, सेशन के अंदर कमेंट करके।
ठीक है। इसके अलावा हमने समझ लिया मेगास्पोरोजेनेसिस में किस तरीके से मेगास्पोर डेवलप होता है। क्या चारों मेगास्पोर डेवलप होते हैं? नहीं, हमने समझ लिया कि चार में से कोई एक ही मेगास्पोर डेवलप होगा और तीन मेगास्पोर यहां डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेसी ऑफ 3 मेगास्पोर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब सवाल सेशन के एंड में बनता है आपके सामने एक सवाल। मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने जल्दी खत्म किया। अब आपके सामने बनता है एक सवाल, और सवाल क्या है? आपको बताना बेटा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड टू मेक 600 एंटीपोडल सेल। तो हमें कितने एंटीपोडल सेल बनाने बच्चे? हमें बनाने 600 एंटीपोडल सेल। अभी पीछे वाले डायग्राम पे मैं आपको वापस ले जाऊं तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में एंटीपोडल सेल कितने थे बेटा? एंटीपोडल सेल थे कितने? 3। तो एक ओव्यूल में 3 एंटीपोडल सेल, तो कितने ओव्यूल में? 600 एंटीपोडल सेल। सो जस्ट डिवाइड इट बाय 3। तो 3 से डिवाइड करने पर हमें पता चलता है कि बेटा 200 ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। कितने? 200 ओव्यूल। क्लियर? हम यहां पे रेफरेंस बना लें तो हमें पता चलता है कि फॉर 1 ओव्यूल, ठीक है, फॉर 1 ओव्यूल, एक ओव्यूल के लिए, फॉर 1 ओव्यूल, एक ओव्यूल के लिए 3 माइटोसिस चाहिए और 1 मियोसिस चाहिए। सो जस्ट सिंपली अब मैं एक ओव्यूल से कितने ओव्यूल चाहिए? देखो कितना आसान है, बस एक फ्रेम आपके पास माइंड में सेट होना चाहिए। देखो कितना आसान है भैया, एक ओव्यूल से 200 ओव्यूल बनाने, तो 1 से 200 पे जाने के लिए आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? जाहिर सी बात है 200 की मल्टीप्लाई करेंगे। और उन 200 ओव्यूल में हर ओव्यूल को बनने के लिए 3 माइटोसिस की जरूरत पड़ी है। तो टोटल माइटोसिस कितनी रिक्वायर्ड होगी? टोटल माइटोसिस रिक्वायर्ड कितनी होंगी बेटा? टोटल माइटोसिस रिक्वायर्ड होंगी 200 इंटू 3, क्योंकि एक ओव्यूल को बनने के लिए 3 माइटोसिस, तो 200 ओव्यूल को बनने के लिए कितनी माइटोसिस बच्चे? 600 माइटोसिस। कितनी माइटोसिस? 600 माइटोसिस। क्लियर? 600 क्या होंगी? माइटोसिस होंगी। आसान है, समझ में आ गया कि 600 यहां पे माइटोसिस होंगी। इसके बाद बात की जाए इसमें मियोसिस की, क्योंकि आपसे मियोसिस ही पूछा है, तो बेटा ध्यान से देखिए, एक ओव्यूल के लिए 1 मियोसिस, तो 200 ओव्यूल के लिए 200 मियोसिस, तो टोटल मियोसिस रिक्वायर्ड कितनी? सो 200 means 200 multiply 1, it means what you have required is 200 meiosis. You will require 200 meiosis. Is that so simple? है ना? सिंपल है ना? तो अब आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कितने मियोसिस और माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी यदि हमें चाहिए 300 सिनर्जिड सेल्स। कितनी? 300 सिनर्जिड सेल। तो मैं आपके हेल्प के लिए फिर से एक का रेफरेंस यहां पे सेट कर रहा हूं बेटा, कि एक ओव्यूल में जिस ओव्यूल की बात कर रहे हैं, कितने यहां पर सिनर्जिड कितने बेटा? 2 सिनर्जिड होते हैं। कितने? 2 सिनर्जिड। तो एक्चुअल में मुझे सिनर्जिड कितने चाहिए? 300 चाहिए। तो 300 सिनर्जिड में हमने बोला 300 सिनर्जिड चाहिए, जिसमें एक ओव्यूल में 2 होंगे। तो एक्चुअल में आपके पास ओव्यूल कितने हैं? 150। तो अगेन एक ओव्यूल में 2 सिनर्जिड होते हैं और बाकी सिनेरियो सेम। ठीक है? सो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका एक सटीक आंसर देंगे, और जिस भी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट, इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल को क्या करना है? ज्वाइन करना है। प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करना है फोन के अंदर, सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब करना है, उसके अंदर एनरोल करना है, देन यू आर फ्री, और आपको मिलेंगे रोजाना की क्लास के लेक्चर के पीडीएफ। ठीक है? कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेंगे, जस्ट गो थ्रू देम, और सिंपली आपको अपनी प्रैक्टिस पे जोर देना है। जो भी आपको ये काम दिया जा रहा है, इस काम को करने के साथ साथ, समझने के साथ साथ करके देखेंगे वापस एक बार। ऐसा नहीं कि लेक्चर में करा दिया एक बार, उसको फिर से करके देखेंगे। ठीक है? बिकॉज प्रैक्टिस क्या करेगी? आपको परफेक्ट बनाएगी इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझते हैं बेटा पॉलिनेशन को, कि किस तरीके से गैमीट्स डेवलप तो हो गए, लेकिन अब गैमीट डेवलप होने के बाद स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट में पॉलिनेशन के कॉन्सेप्ट को। सो बने रहेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम समझेंगे पॉलिनेशन। टिल देन, थैंक यू ऑल, गुड बाय टू ऑल।